अगर मैं ये कह दूं कि आज हमारे वार्ड नंबर 40 या लम्बुआ में काम बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये अपने आप को पाता हूं कि मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की कदमों पे चल रहा हूं और काम बोल रहा है। कार्यक्रम प्रोग्राम कराने पर जो है खर्च आते हैं, जी है ना, जी, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। जी जी। तो इसका आयोजन आप कैसे करते हैं, इसकी प्लानिंग कैसे है, क्योंकि क्या आपके पास कोई ट्रस्ट या कहीं से कुछ क्या है, ये थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। सर सौरभ जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने पूछा कि आप आर्थिक रूप से कहां से इतना धन लाते हैं, जो जनता में भी ये प्रश्न बहुत गूंजता है, या मैं कहूं कि प्रतिद्वंदिता में भी बहुत लोग इस तरह की प्रश्न को क्षेत्र की जनता में डालते हैं। साथी नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सभी का एक बार फिर से अपने इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त हमारे साथ सुल्तानपुर की एक खास शख्सियत मौजूद है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार समाज में और क्षेत्र में इनकी जो चर्चा है वो बनी रहती है। नवनीत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सौरभ जी, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका एक हम परिचय जानना चाहते हैं, क्योंकि जानते तो आपको सभी हैं, लेकिन जो एक तरह से होता है कि साक्षात परिचय की, हाँ, हम अपना ये सारा बायोडाटा लोगों को बताना चाहते हैं, तो अपने विषय में थोड़ा सा बताइएगा, आप हैं कौन? सौरभ जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप नित्य जो है बढ़ते रहें। जैसा कि आपने सूक्ष्म परिचय के विषय में हमसे जानकारी लेना चाहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं नवनीत यादव श्री रामपुर का निवासी हूँ। मूलतः रूप से श्री रामपुर का निवासी हूँ। किंतु मेरे पिताजी रेलवे में थे और मैं पिताजी की पोस्टिंग लखनऊ में थी, तो लखनऊ में हम लोग की शिक्षा दीक्षा हुई है, या मैं कहूँ तो बाई बर्थ, बल्कि जन्म मेरा यहीं का है, किंतु छोटेपन से मैं वहाँ पे हूँ। तो मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि मैं मूल बाई बर्थ जो है लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और वहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं पे मेरा बीकॉम लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ। फिर उसके बाद MBA हुआ हमारा शेयरवुड कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, वो भी लखनऊ से हुआ। उसके बाद मैं सैमसंग में काम किया। सैमसंग मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसमें होम अप्लायंसेस डिपार्टमेंट होता है, उसमें मार्केटिंग में जॉब किया मैंने करीब 3.5 साल तक। कॉलेज प्लेसमेंट हुआ हमारा। और उसके बाद फिर हमारा हम लोग ने एक फर्म डाली आमरा इंटरप्राइजेस के नाम से, जो मेडिकल का उपकरण बनाती भी है, बेचती भी, ऑल यूपी हम लोग का काम है। तो उसके बाद जब देखिए बिजनेस सेटल हो गया सौरभ जी, तो हम लोगों ने सोचा कि जो कठिनाइयां हम लोग ने झेली हैं, वो कठिनाइयां हमारे समाज या हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के लोग उन कठिनाइयों का सामना ना करें। तो इसलिए हम लोग वापस अपनी मातृभूमि की तरफ आते हैं और इस मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया। उस निर्णय पे आज भी मैं अग्रसर हूँ सौरभ जी। चुनाव लड़े थे आप, जो है आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हाँ जी। उस दिन को आप याद करते हैं अभी भी? बिल्कुल सौरभ जी, वो सारे पल, सारी चीजें मेरी आंखों में हैं। और 2021 के पंचायत चुनाव में मेरा फैसला था चुनाव लड़ने का, और मात्र 35 दिनों में हम लोग ने चुनाव लड़ा था। लोगों ने मना भी किया कि नहीं, आप जो है 35 दिन में इतनी जल्दी चुनाव मत लड़िए, लेकिन हमारी जिद थी, या कहें कि हम लोग एक, जैसे आप किसी परीक्षा में जब तक बैठेंगे नहीं, तब तक उसके सिलेबस के विषय में आपको जानकारी नहीं होगी, कितने प्रश्न आपके उसमें हार्ड आते हैं और कितने सरल आते हैं। तो इसलिए उस परीक्षा में बैठना जरूरी था। 2021 की पंचायत परीक्षा में मैं बैठा, उसमें असफल रहा, किंतु मैं तब से क्षेत्र में निरंतर बना हुआ हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र को किसी ना किसी भी माध्यम से, जितना मेरा अभी तक का जो मेरी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के सहारे, उन उपलब्धियों के भरोसे अगर मैं अपने क्षेत्र को कुछ दे सकता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मैं अपने आप को बहुत ही सफल मानूंगा। 2021 में पहली मर्तबा आपने इलेक्शन लड़ा था जिला पंचायत का? जी। उसके पहले भी कोई? नहीं सर, उसके पहले हमारा या हमारे परिवार का कोई भी राजनीतिक हम लोग का नहीं रहा है। कोई भी हमारे यहाँ के, हम कहेंगे तो मेरे गांव से कोई राजनीतिक रूप से कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। आपके द्वारा एक कार्यक्रम कराया जाता है, समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह का। जी। तो आपका ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे क्षेत्र में, जिले में और प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना रहता है कि हाँ, एक नवनीत यादव है, इस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं। तो यह कार्यक्रम करवाने का सर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सौरभ जी, आपकी बात को मैं इत्तेफाक करते हुए कहना चाहूंगा कि जब अभी जैसे आपने
पूछा मुझसे कि आपने 2021 में चुनाव लड़ा जी। 2021 में मैं जब चुनाव लड़ा तो जब मैं गली गली डगर डगर पगडंडियों पे गया तो मुझे बहुत सारी कमियां अपने क्षेत्र में दिखी कि जो कमियां हम लोग ने फेस किया है। तो उसके लिए हमने एक घोषणा पत्र बनाया। उस घोषणा पत्र में जिस प्रकार से सरकारें घोषणा पत्र बनाती हैं, हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। उस पैटर्न पे मैंने 6 पॉइंट का अपना घोषणा पत्र बनाया। उसमें हमने पहले ही जो मेरा बिंदु था उसमें हमने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का पहला पॉइंट उसमें मैंने मेंशन किया था। और उसके बाद क्षेत्र में पुस्तकालय की स्थापना का, प्लस जैसा कि हमने अभी शुरुआती में आपको बताया कि मेरा मेडिकल क्षेत्र से सरोकार है, तो मेडिकल चिकित्सीय सेवाओं में भी मैंने देने के लिए सहायता देने के लिए भी उसमें पॉइंट लिखाया। उसके बाद हमारी इस तरह से कम 6 पॉइंट हमारे उसमें थे, जिसमें हम लोग पहले पॉइंट को आज पूरा कर रहे हैं। हम चुनाव भले हार गए हों, हारना जीतना अपनी जगह है, किंतु लोगों ने मुझसे कहा कि यादव जी आप चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे तब ये काम करेंगे। मैंने कहा कि देखिए राजनीति अलग विषय है, मैं समाज के विकास को नई राह दिखाने के लिए आया हूँ और उसके लिए मैंने तुरंत कहा कि मैं हारूंगा जीतूंगा, ये काम जो निरंतर है ये होता रहेगा। तब से निरंतर मैं 2021 से इस कार्यक्रम को करता आ रहा हूँ और आज भी आने वाली 25 जनवरी को ये कार्यक्रम फिर सुनियोजित किया जा रहा है। हम लोग के फॉर्म श्री रामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह 2024-25 बैच के बच्चों के लिए है, जो कक्षा 10 और 12 जो पास किए होंगे वो सभी बच्चे इस फॉर्म में आवेदन कर इस में लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। किंतु जो अभी इस वर्ष मैं अनुभव कर रहा हूँ कि निरंतर सौरव जी लगभग 5 साल हो गया, ये छठा कार्यक्रम है, किंतु समाज हमारा इतना निरंकुश है कि आज भी लोग में चेतना नहीं है कि इस कार्यक्रम के लिए काम करें, इसके फॉर्म भराएं। विद्यालय या अध्यापक कोई भी रुचि बहुत ज्यादा नहीं लेता है, जबकि ये सामाजिक काम है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, आप लोग जाग जाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फॉर्म इस कार्यक्रम में भरवा के जमा करें, जिससे हम लोग अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकें। नवनीत जी, आपने बात ये कर दी कि मैंने जो है 2021 की बात से मैंने लगातार ये छठा वर्ष है इस कार्यक्रम को कराते हुए, तो कितने लोग लगभग आपके इस कार्यक्रम से जुड़े हैं? और एक बात कही जाती है कि लाभ जी लोगों का ये होता है कि हमको लाभ की चीजें चाहिए, कोई भी हो वो लाभ के लिए। तो कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोग आपके इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, नए लोग कितने जुड़े हैं, कौन कैसे, क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? जी सौरव जी, आपका प्रश्न काफी अच्छा है कि कितने लोग आपसे जुड़े हैं और क्या लाभ दिया आपने लोगों को। तो बेसिकली देखिए, आपने कहा लाभ, ये लाभ पहुंचाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये है कि प्रतिभा को सम्मानित कैसे किया जाए, मेधावियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जैसा कि मैं बताया कि हम लोग लखनऊ में पढ़े हैं, वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है, तो वहाँ हम लोग देखते थे कि स्कूल हम लोग को मातृ सम्मान दिवस के रूप में मनाता था और हम लोगों को, मुझे खुद वहाँ से इनाम मिलता था। तो वो जो परिपाटी हमने देखी है अपने विद्यालय में, कॉन्वेंट स्कूल में, उसको हम अपने समाज में लेके आने का मैंने प्रयास किया। उसमें हम लोगों को जो है, जो मेधावी छात्र बच्चे होते हैं, उन लोगों को हम लोग साइकिल, पंखा, उनके जरूरत की चीजें जो उनकी मूल, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल जाना चाहता है या कोचिंग जाना चाहता है, बाजार जाना चाहता है, तो उसको साइकिल की जरूरत हो, तो वो इसलिए हम उसको साइकिल देते हैं। फिर वो बच्चा घर आके पढ़ाई करता है तो उसके लिए हम लोग कुर्सी मेज की व्यवस्था करते हैं। वो बच्चा मान लीजिए कोचिंग जाएगा तो उसके लिए बैग की व्यवस्था करते हैं। वो बच्चा टाइम से सो के उठेगा, जागेगा, देखेगा, टाइमली काम करेगा, उसके लिए घड़ी की व्यवस्था करते हैं। बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो घर से वो गरम गरम टिफिन में खाना भी लेके जाएगा। A to Z सारी चीजें, वो सारी चीजें हम अध्ययन करके फिर ऐसी ही चीजें दे रहे हैं कि जो उनको लाभ पहुंचाए। मान लीजिए गर्मी का समय, बच्चे को गर्मी लग रही है, तो उसके लिए हम लोग ने पंखे का भी इंतजाम किया है। वो मेज कुर्सी के बगल में अपना पंखा लगा ले और स्वतः पूर्वक वो पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरीके से जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों की, छात्रों की, छात्राओं की, वो सुविधाएं हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर 6 वर्षों से। और हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं दिखाता, मेरे पास 5 साल का पूरा रजिस्टर तैयार है। उसमें सब बच्चों के सारे नाम, पते, सारी चीजें उसमें मेंशन है, जिन जिन बच्चों को लाभ मिला है या सम्मानित हुए। मैं लाभ नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सम्मानित हुए हैं उनके, और साथ ही उनके बच्चों के साथ में उनके माँ बाप को भी सम्मानित करने का प्रयास हम लोग करते हैं। अभी जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनकी भी बड़ी हेल्प करते हैं आप, वो किस तरह से करते हैं?
बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं होती हैं उन लोगों की मदद हम लोग इस प्रकार करते हैं कि जैसे बेसिकली देखिए कि सुल्तानपुर जनपद और लखनऊ जनपद में लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर की दूरी है लम्बुआ से, अगर आप देखते हैं तो बहुत से बच्चों के सेंटर जो है लखनऊ जगह में जाते हैं। जब लखनऊ जिले में जाते हैं या शहर में जाते हैं तो वहां पर एक अनजान शहर होता है बच्चों के लिए। उस अनजान शहर में अगर कोई बच्चा मुझे फोन करता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि उनको स्टेशन से रिसीव करना है या गाइड करना है या अपने किसी स्टाफ को भेज के उनको रिसीव करा के अपने घर में रख के और उनसे रात में उनके भोजन पानी की व्यवस्था करके साथ में उनका सेंटर कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, तो उस तरीके से सुबह उनको नाश्ता पानी करा के हम लोग सेंटर पे पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए जब बच्चा रात भर अगर सोएगा नहीं, अगर प्लेटफॉर्म पे सोएगा, रोड पे सोएगा या बस अड्डे पे सोएगा तो वो जाके अगली सुबह बढ़िया परीक्षा नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। क्योंकि ये चीजें मैं झेला हूँ, इसलिए मुझे इस चीज का आभास है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कोई बच्चा प्रतियोगी छात्र छात्राएं हमारे शहर में आ रही हैं तो मेरे दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हैं। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं उनको लिए करता हूँ और उनको सुचारू रूप से उनके सेंटर पे पहुंचाने का काम करता हूँ। मेडिकल जैसी सुविधाओं को भी आप गांव वालों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में ही मदद करते हैं। जी जी। वो किस तरह से मदद होती है? कि सौरव जी आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए आज जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं वो शिक्षा और चिकित्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा पे आपने प्रश्न किया, अब आप चिकित्सा पे पूछ रहे हैं तो मैं चिकित्सा पे आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 10 वर्ष से लगभग अपनी कंपनी को चला रहे हैं जो हेल्थ सेक्टर का काम करती है ऑल यूपी। तो विभिन्न अस्पतालों में हम लोग का सामान जाता है, विभिन्न डॉक्टरों को हम सामान सप्लाई करते हैं। तो हम लोग के जो संबंध है हॉस्पिटल से डॉक्टर से बहुत बेहतर और अच्छे संबंध हैं। या इस प्रकार कहें कि हम लोग डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, उनकी जो कठिनाइयां होती हैं, मशीनें होती हैं, हम लोग सही करने का भी काम करते हैं। तो जैसे हमारी जो जनता है, जो गरीब हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, ये लोग जब वहां भी जाते हैं तो वहां भी इनके साथ काला बाजारी की जाती है। उस काला बाजारी से हम लोग इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भोली भाली जनता डॉक्टरों के उसमें जाके, वहां दलालों के उसमें जाके चंगुल में इनका पैसा वेस्ट होता है। तो जब हमारी अस्पतालों में पहचान है, डॉक्टरों से पहचान है, तो हम लोग अच्छा इलाज कराने का प्रयास करते हैं, कम से कम पैसे में इलाज कराने का प्रयास करते हैं। जो जिस मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मरीज को जानकारी नहीं कि उसको बीमारी क्या है और उस बीमारी का कौन सा अच्छा डॉक्टर है, तो वो उसको जानकारी नहीं है। उस स्थिति में अगर मेरे पास फोन आता है तो बेहतर डॉक्टर का इलाज कराना, उनका नाम पता ले जाके दिखाना, प्लस जैसा कि मैंने बताया कि उनके लिए रहने खाने सारी चीजें सुविधा भी देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इससे क्या है कि काफी लोगों की अभी तक पिछले जैसे 2021 से आप बात कर रहे हैं तो कई लोगों की मदद हम लोग ने प्रयास किया है कि उनको मदद दी जाए और अभी तक मदद कर रहा हूं मैं, हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इस सेवा को हम लोग जारी रखेंगे। और इस प्रकार के आने वाले समय में हम लोग, ये ठंडी अभी थोड़ी ज्यादा है सौरव जी, हम लोग, हमारा प्रयास है कि आने वाले जो है 1-2 महीनों में हम लोग यहाँ पे चिकित्सा कैंप भी लगाएंगे। जो लखनऊ के बेहतर डॉक्टर होंगे वो आएंगे और कैंपिंग करेंगे। कैंप करके लोगों को फ्री ऑफ कास्ट उनका चेकअप करेंगे, उनकी जो भी बीमारियां होंगी उसको संबंधित डॉक्टर तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। अनुज जी, अगर देखा जाए तो यह जो कार्यक्रम आप करवाते हैं जी, इस कार्यक्रम से और सारी चीजों से आप अभी तक कितना सफल रहे हैं इन सारी चीजों को करवाने में? सर देखिए, सफलता ना सफलता ये आपके सेटिस्फैक्शन पे निर्भर करती है, आपका आत्मसंतोष कितना है। मैं अभी तक जितना काम किया हूँ मुझे आत्मसंतुष्टि बहुत ज्यादा है। आत्मसंतुष्टि इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, चौराहे पे जाता हूँ, बाजार में जाता हूँ, तो बच्चे मेरे को मेरे नाम से पुकारते हैं कि ये सर जा रहे हैं। तो वो मुझे के लिए, वो समझ लिए मेरे लिए संजीवनी ब्यूटी का काम करती है। वो मेरी सकारात्मक ऊर्जा का काम करती है। उस सकारात्मक ऊर्जा को देखते हुए ही मैं निरंतर 5 वर्षों से कार्यक्रम इसको सफल कर रहा हूँ। और रही अगर कोई राजनीतिक रूप से इसको देखना चाहता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तब आप सफल मानेंगे, तो मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। मेन उद्देश्य है कि लोग मुझे जान रहे हैं, बच्चे मुझे जान रहे हैं, उनके गार्जियन मुझे जान रहे हैं, मेरे काम को पहचान रहे हैं, काम की वजह से पहचान रहे हैं। और जैसा कि एक समय था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का एक नारा था, काम बोलता है। काम बोलता है, चुनाव में टैगलाइन चलती थी। तो अगर मैं ये कह दूं कि आज हमारे वार्ड नंबर 40 या लम्बुआ में काम बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये अपने आप को पाता हूं कि मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कदमों पे चल रहा हूं
और काम बोल रहा है। काम बोल रहा है जी, काम बोल रहा है। तो इस चुनाव में आपकी भी टैगलाइन रहने वाली है, काम बोलता है या काम रहने वाला है? बिल्कुल, टैगलाइन तो अभी हमने ऐसी कोई डिसाइड नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग ऐसी कोई टैगलाइन लेके आएंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने एक टैगलाइन बनानी है कि नवनीत यादव ने ठाना है सर्व समाज को शिक्षित बनाना है। तो अभी तो बेसिकली हम लोग इस टैगलाइन को लेके चल रहे हैं, और आगे काम बोलता है और काम को कैसे सफलतापूर्वक करना है, इस पे विषय पे भी हम लोग, हमारी टीम ध्यान दे रही है, काम कर रही है। नवनीत जी, आप इन सारे आयोजन को भली भांति अच्छी तरीके से करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के आयोजन करते हैं। और आपने पहले भी कह दिया कि हम इस कार्यक्रम को और बड़ी रेख रूपा जो है देना चाहते हैं। तो इन सारे कार्यक्रम प्रोग्राम कराने पर जो है खर्च आते हैं, जी, है ना? जी, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। जी, जी। तो इसका आयोजन आप कैसे करते हैं, इसकी प्लानिंग कैसे है? क्योंकि क्या आपके पास कोई ट्रस्ट या कहीं से कुछ क्या है, ये थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। सर सौरभ जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने पूछा कि आप आर्थिक रूप से कहाँ से इतना धन लाते हैं, जो जनता में भी ये प्रश्न बहुत गूंजता है, या मैं कहूँ कि प्रतिद्वंदिता में भी बहुत लोग इस तरह की प्रश्न को क्षेत्र की जनता में डालते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ना ही मेरा कोई ट्रस्ट है और ना ही हम लोग कोई चंदे का काम करते हैं। जो मेरी आर्थिक आमदनी है, जो मेरी सालाना इनकम है, वो हमने प्रण ये किया है कि जो भी मेरी आर्थिक इनकम है, सालाना इनकम है, उसमें से 20 से 30% मैं अपने समाज पे खर्च करूंगा। उससे क्या है कि जब मैं अपनी आमदनी से खर्च करूंगा तो मुझे भी उसके लिए प्रेरणा रहेगी। बात को समझिएगा, जो आदमी चंदे से काम करता है, जो आदमी ट्रस्ट से काम करता है, वो शायद उस चीज को उतनी गहराई से नहीं लेगा जो आपकी स्वयं के कमाए हुए पैसे से जो आप गहराई से जो काम कर ले जाओगे। हाँ, शायद यही सारी चीजें हैं जो घर में और गांव में लोग कहते हैं कि जब आप खुद कमाएंगे, खुद खर्च करेंगे, तब आप उसकी कीमत जानेंगे। बिल्कुल, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि जब आप खुद कमाएंगे, खुद खर्च करेंगे तो जानेंगे। तो ये मेरी कमाई हुई, मेरी कमाई का पैसा है, और जो मैं मेहनत करता हूँ यहाँ से जाने के बाद, क्षेत्र से जाने के बाद, उसमें से अपनी कमाई का 20 से 30% मैं समाज सेवा पे खर्च करता हूँ। और ये करना भी चाहिए लोगों को। इससे क्या है कि समाज जब विकसित होगा तो आपका क्षेत्र विकसित होगा, और क्षेत्र विकसित होगा तो आपकी विधानसभा, जिला, प्रदेश, सारी चीजें विकसित हो जाएंगी आपकी। एक शायरी है कि गरीबों के हाथों में पुलाव आ गए, लगता है आजकल चुनाव आ गए। नेता लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं अपने अपने, चाहे किसी भी क्षेत्र हो। जी। और अगर वार्ड 40 की भी बात करें, आप 2021 में चुनाव लड़े थे, लगभग 25 से 27 प्रत्याशी थे, जिनमें से अभी वो कहाँ है इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन लगातार आप कार्यक्रम कराते रहे, इवेंट कराते रहे, लोगों के बीच में आप बने रहे, और ऐसे में अभी कुछ नए लोग क्षेत्र में आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि चुनौती है उनसे, आपकी मानवीय चुनौती है? सौरभ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, एक लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व में हर आदमी का अधिकार है, वो लोकतंत्र के पर्व में वो आएगा, और इस पर्व को हम लोग को बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। रही बात कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, इस पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले वर्ष जब हम लोग ने 2021 के चुनाव में थे तो हमारे साथ में, आपकी संख्या सही है, लगभग 25 से 26 लोग हमारे प्रतिद्वंदिता में थे। लेकिन आज वो हमारे सभी भाई लोग क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, या उनका हो सकता है कि रास्ता बदल गया हो, इरादे बदल गए हों, ये भी हो सकता है। किंतु मेरा इरादा नहीं बदला। हम लोगों का, मैंने जैसे कहा कि सामाजिक सेवा है, राजनीतिक नहीं है। हम लोग सामाजिक सेवा में अग्रसर हैं और सामाजिक सेवा करते रहेंगे। इसको राजनीति से जोड़ के किसी को नहीं देखना चाहिए। और रही बात, जो भी नए भाई हमारे आ रहे हैं, उन सबका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा करबत यही निवेदन है कि अगर आप किसी भी लड़ाई में आ रहे हैं तो उसको निरंतर आप उस लड़ाई में रहिए, इन द सेंस कि आप पंचायत का चुनाव लड़ के क्षेत्र में बने रहिए और लोगों की सेवा करिए। ऐसा ना हो कि आप चुनाव लड़ें और उसके बाद आप चले जाएं, क्योंकि ये जनता है, ये भोली भाली जनता बहुत ठगी गई है। तो मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई, जो भी भाई इसमें आना चाहते हैं, स्वागत है, किंतु मेरी भोली भाली जनता को आप ठगने का काम ना करें, आप उनको जो है गलत दिशा में ले जाने का काम ना करें। मैं यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को देना चाहता हूं कि आप लोग चुनाव लड़ें, काम करें, जनता के बीच रहें, किंतु निरंतर रहें। पिछले 25 प्रतिद्वंदियों की तरह आप लोग क्षेत्र से जाएं नहीं। अगर ये चुनौती आप लोग
इसको पूरा करना चाहते हैं, तब आप क्षेत्र में आइए। आप सभी का स्वागत है और बढ़ चढ़कर आप लोग भी मदद करिए। हम लोग भी जो समाज को मदद दे सकते हैं उसके लिए हमेशा दिन रात खड़े रहेंगे। सर, मैंने कई बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया है, हम लोग खबर भी, बाइट वगैरह भी कवरेज करने गए हैं, यहाँ से लेके बिहार, लगभग काफी सारे जिले। तो नाम तो फिलहाल नहीं लूंगा मैं, बड़े बड़े नेता लोग ये कहते हैं कि जो पब्लिक होती है वो थोड़ी सी बेवकूफ होती है जी। क्योंकि अगर देखा जाए तो सारी चीजें उनके सामने रहती हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर कुछ क्षणिक लाभ के लिए या कुछ भी कहा जाए तो उसके लिए वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर देते हैं। जी। तो उनको लगभग काफी टाइम तक उनको झेलना पड़ता है, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे जहां, सही है ना। जी। तो इस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए सौरव जी, आपका प्रश्न जायज है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चलता रहता है कि आप देश दुनिया में घूमते हैं, टहलते हैं और ज्यादा से ज्यादा कवर करते हैं। रही बात कि देखिए, बड़े चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किंतु ईमानदारी जो है, ईमानदारी हम हर व्यक्ति की पहचान है, इसको स्वतः लाना पड़ेगा। स्वतः एक उदाहरण समझिए, जैसे अभी प्रधानी का चुनाव या पंचायत का चुनाव आ रहा है जी। आदमी कहता है कि 5 साल हमने प्रधान बनाया, बीडीसी बनाया, जिला पंचायत बनाया, ठीक है, किंतु मेरा काम नहीं हुआ। और काम होगा कैसे? अगर आप सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आज लगभग भारतवर्ष को 80 साल हो गए हैं आजाद हुए, किंतु आज भी हमारे ग्राम सभाओं में देखेंगे मूलभूत सुविधाएं, नाली, खड़ंजा, पक्के मकान और पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें आज बहुत दूर है, कोसों दूर है। क्यों? जरूरत लोगों की क्या होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, और अगर इन्हीं चीजों से लोगों को वंचित किया जाएगा तब तो ये फिर नहीं ठीक है भाई। क्यों दूर है? इसका प्रश्न ये है कि हमारे आपके लोग ही ईमानदार नहीं है। विधायक, सांसद की तो बात छोड़ दीजिए, जिस गांव में आपने जन्म लिया, आम पब्लिक की बात, जिस गांव में आपने जन्म लिया, यहीं के लोग प्रधान बनते हैं, बिल्कुल, यहीं के लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं, यहीं के लोग जिला पंचायत सदस्य बिल्कुल बनते हैं। तो हम इनको पहचानने में कैसे गलती कर रहे हैं? 80 साल में क्या हम एक आदमी ऐसा ढूंढ के नहीं ला पाए जो एक गांव का सर्वत्र विकास कर सके? तो कहीं ना कहीं हमारी जनता भोली है, वो बहकावे में आती है, वो लालच में आती है। इस वजह से आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश की स्थिति बहुत बदहाल है और इसको देख के मुझे बहुत कष्ट भी होता है कि इस तरीके की स्थिति अगर आजादी के 80 साल बाद भारत की है तो कितना भ्रष्टाचार आज पंचायतों में है, ग्राम पंचायतों में कितना भ्रष्टाचार है। तो ये ईमानदारी खुद को, आपको ईमानदार होना पड़ेगा पत्रकारिता में, बिल्कुल, हमें राजनीति में ईमानदार, समाज सेवा में भी ईमानदार होना पड़ेगा। ब्लफ नहीं करना है आपको। अगर आप जो कर सकते हैं वो कहिए, अगर जो नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप वो कहिए। तो कुल मिला के ईमानदारी का प्रश्न है। अगर हम लोग अपने ग्राम पंचायत के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, जनता ईमानदार हो जाएगी, लोग ईमानदार हो जाएंगे, बिना पैसे के वोट दीजिए, आप लोग बिना लालच के वोट दीजिए, निश्चित ही ग्राम सभा का विकास होगा। इलेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो एक प्रश्न और भी हो जाए। इलेक्शन में लोग कहते हैं कि जो ज्यादा पैसा खर्च करता है वोट उसी को लोग देते हैं। हालांकि मेरा सर एक शो भी है जो जल्द ही लोगों के बीच में आने वाला है कि क्या कोई अगर ईमानदार व्यक्ति आता है बिना पैसे के क्या चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या जो क्षेत्र की जनता है जो पैसा ना खर्च करे वो व्यक्ति ईमानदार हो, जीतने के बाद आपके बीच में रहे, ऐसे व्यक्ति को आप वोट करेंगे या पैसों से जो चुनाव लड़ेगा क्या वही जीत सकता है? इसके विषय में थोड़ा सा। बिल्कुल आपकी बात, अगर आपका ये कार्यक्रम आप ला रहे हैं तो ये निश्चित ही सामाजिक भागीदारी को आगे बढ़ाएगा और लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी ये करेगा। और मैं तो निवेदन करता हूँ कि इस तरीके से सभी चैनल वालों को गांव-गांव की पगडंडियों पे घूम के इस तरह के सर्वे, इस तरह की चीजों को लाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को अगर कोई बिगड़ रहा है तो उसको सही रास्ते पे लाएंगे। और रही बात, जैसे आपने कहा क्या बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, क्या बिना पैसे की राजनीति नहीं की जा सकती है, तो आज की जो पीढ़ी है इसमें हमने जो देखा है, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव कहता है, तो पहले कल युग था, द्वापर युग था, सत्य युग था, तरह तरह के युग आए हैं। आज के युग में सौरव जी अर्थ युग है। एक नया नाम दे दिया नवनीत जी ने। आज का जो युग है ये अर्थ युग है। अर्थ युग मतलब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रश्न किया है
मैं देख रहा हूँ कि जज रिटायर होके आ जा रहे हैं विधायक बनने, सांसद बनने। बिल्कुल, हाँ, आ रहे हैं। अभिनेत्रियां आ जा रही हैं, हाँ, हाँ। अभिनेता आ जा रहे हैं, इंडस्ट्री छोड़ के, क्रिकेटर आ जा रहे हैं, या बहुत बड़ा कोई IAS PCS अधिकारी आ जा रहा है। हाँ। तो सोचिए ना कि अगर अब इसमें आम जो कार्यकर्ता है वो कैसे चुनाव लड़ सकता है। भाई जब आप अधिकारी बन के आ रहे हैं, जज बन के आ रहे हैं, तो उनको पैसा उनके पास बहुत है, बहुत काम किया उन लोग ने, या एक प्रकार से कहें कि उन लोग ने बहुत भ्रष्टाचार किया, तब वो लोग आ जाके चुनाव लड़ रहे हैं। उस स्थिति में अभिनेता, उनकी पिक्चरें बन रही, उन लोग ने पैसा कमाया है। तो जो आम कार्यकर्ता, हमारा जैसा कार्यकर्ता, आप जैसा मान लीजिए भविष्य में चुनाव लड़ना चाहें, तो आपके लिए मजबूरी है, परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो कंपटीशन है वो पैसे वालों से कंपटीशन है। तो समय थोड़ा सा, आज का अर्थ युग है, समय इस समय बहुत विपरीत है, और इससे कोई कह नहीं सकता कि पैसे के बिना आप चुनाव जीत सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो कहीं एक्सेप्शनल केस है कहीं, लेकिन जो 99% जो चीजें हैं वो अर्थ की तरफ भाग रही हैं। जिसके पास अर्थ है वही जान लीजिए अर्थ पे पहुंचेगा। अर्थ से अर्थ पे पहुंचने का रास्ता है अर्थ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अर्थ युग है। हम लोगों को अर्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने को ईमानदारी के रास्ते पे लाकर ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल अपनी कंडीशन को ठीक करना चाहिए, तभी आप राजनीति में आए। नहीं तो क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास लिमिटेड संसाधन है, आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, लिमिटेड संसाधन है, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को, आप खुद को धोखे में रख के आने वाले अपने समय को खराब कर रहे हैं, या कहें कि मुसीबत में डाल रहे हैं। सही शब्दों में कहें तो मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो लोगों को भी जागरूक रहने की और सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ईमानदारी भी रहे, ईमानदारी के साथ आप काम करिए, चुनाव लड़िए, जो आपकी जितना संसाधन उतने में ही रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी दबाव में आप आके किसी गलत रास्ते पे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नवनीत जी, आपको आज लाखों दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा हमारे दर्शकों को? आपके सभी व्यूअर्स को मेरा यही कहना है कि आने वाला जो 2026 का पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में आप लोग जातिवाद से उठ के, धर्मवाद से उठ के, और किसी भी इस तरीके के लोभ लुभावने वादे से दूर हटकर एक ईमानदार व्यक्ति को अपने ग्राम सभा की जिम्मेदारी दीजिए, जिला पंचायत की जिम्मेदारी दीजिए और क्षेत्र पंचायत की जिम्मेदारी दीजिए, जो निरंतर आपके बीच में बना रहा हो, जिसका सरोकार अच्छा हो और उसका शैक्षिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो आप लोग बिना लाभ के उसकी मदद करिए, और आप अगर आज उसकी मदद करेंगे तो निश्चित ही आपके ग्राम को, आपके जिला पंचायत क्षेत्र को, आपके क्षेत्र पंचायत क्षेत्र को ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये मेरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट है, हमारे बीच में आज के जो खास मेहमान थे ये नवनीत यादव जी हैं, कि लगातार जो है चर्चा का विषय बने रहते हैं। सुल्तानपुर से ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड संख्या 40 से। कई सारी चुनौतियां इनके नजदीक है, लेकिन एक बात लोग ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, एक बात लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जब ये 2021 में इलेक्शन लड़े थे तब लगभग 25 से 27 प्रत्याशी थे, लेकिन आज कोई नहीं है। लेकिन ये नवनीत यादव 5 सालों से लगातार क्षेत्र में है और इनके द्वारा लगातार कई आयोजन किए जाते हैं। तो फिलहाल नवनीत यादव जी को लेकर के आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज। मैं लगातार पॉडकास्ट करूंगा, और जिन भी सुल्तानपुर के जितने भी पॉलिटिशियन है, अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हमें किसका पॉडकास्ट करना चाहिए, मैं पूरी सफलतापूर्वक उनका पॉडकास्ट करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल ऐसे देखते रहिए अपना यूपी न्यूज, क्योंकि आपने अगर यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर।